एक ऐसा देश दुनिया में जहां सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, हमारा भारत। हमारे भारत में पिछले 11,000 सालों से एग्रीकल्चर होता आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे बहुत सारे सबूत मिले जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सीड्स मिले हैं, बहुत सारी चक्कियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि इंडस वैली के लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। और आज भारत दुनिया में उग रहे 75% स्पाइसेस केवल भारत से आते हैं। चाहे कोई भी क्रॉप हो, दुनिया के टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में से एक हमारा भारत जरूर होता है। आधे से ज्यादा इस देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है। तो यहां पर हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आज आपके लिए क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आए हैं, एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि एग्रीकल्चर में हम कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, कौन से महीने में उगाते हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट्स के क्या एफर्ट हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या लेना देना है, यह भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा और मैं हूं आपका अपना एसएसटी मेंटोर। आज के चैप्टर की शुरुआत में आपको यह बात बता के करना चाहता हूं कि भाई साहब, एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर फिजिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि एक एरिया का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे कि राजस्थान का इन्वायरमेंट आपको पता होगा बहुत ज्यादा हॉट है, वहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो आप राजस्थान में हर कोई क्रॉप नहीं उगा सकते हो। ऑन द अदर हैंड केरला का इन्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, तो वहां पर आप वो क्रॉप नहीं उगा सकते जहां पे जिसको कम पानी चाहिए रहता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, साथ ही साथ डिपेंड करता है लैंड प्रोडक्टिविटी पे। भाई सॉइल की अपनी अपनी फर्टिलिटी होती है, कोई सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है तो कुछ सॉइल कम फर्टाइल होती है, तो इस हिसाब से भी क्रॉप उगाई जाती है। अगली बात आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि आपके फार्मर्स जो हैं उनके पास टेक्नोलॉजी का कितना एक्सेस है। जैसा कि आपको पता है कि अब हम मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लगा सकते हैं कम से कम मेहनत को करके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज है सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, हमारे देश में हमेशा से जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए, हमेशा किसान की इज्जत करी गई, उसको अन्नदाता माना गया। आज किसान के कारण ही आपके और मेरे पेट भरते हैं। तो एग्रीकल्चर को एक इस तरीके का एक ऐसा ऑक्यूपेशन देखना, कि एक आइडियल ऑक्यूपेशन देखना, एक ऐसा ऑक्यूपेशन की तरह उसको मनाना कि इससे लोगों का पेट भरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो आप हमारे देश में जितनी भी टाइप की फार्मिंग होती है उनको आप 3 ग्रुप में बांट सकते हो। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग। आइए एक एक करके इन तीनों टाइप की फार्मिंग को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्रिमिटिव फार्मिंग। देखिए, प्रिमिटिव फार्मिंग जो होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत ही लो लेवल का डेवलपमेंट जहां हो। तो यहां पर बेसिकली प्रिमिटिव फार्मिंग वो होती है जब स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पर किसान, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पे किसान एग्रीकल्चर करता है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को करने के लिए किसान कोई मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ही बेसिक टूल्स जैसे कि हो, डाउ, इवन डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके के बेसिक इंस्ट्रूमेंट के साथ जब किसान छोटे लेवल पे एग्रीकल्चर करता है तो उसे कहा जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसमें किसान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालता है। इवन पानी भी जो चाहिए इरिगेशन करने के लिए, उसके लिए भी किसान जो होता है वो पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए ना वो फर्टिलाइजर यूज करता है ना मैन्यूर यूज करता है, मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर किसान डिपेंडेंट होता है। और साथ ही साथ जो किसान होता है ये, अगर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बेसिक टूल्स के साथ, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी के साथ, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रह के अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो फिर आप सब तरीके की क्रॉप्स नहीं उगा सकते हो। तो किसान यहां पे वही करता है, वही क्रॉप्स उगाता है जो उस सॉइल के लिए सुटेबल हो। तो ये हो जाती है आपकी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आपको भी पता है जब छोटे एरिया में फार्मिंग हो रही है, बहुत बेसिक टूल्स के साथ फार्मिंग हो रही है, तो इसमें जो आउटपुट होगा वो बहुत कम होगा। यही बात यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ज्यादातर किसान जो खेती करता है वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करता है, बेचने के लिए नहीं, खुद के खाने के लिए, खुद के परिवार के लिए करता है। इसे कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है हमारा, अच्छा, दूसरे नंबर पे आगे बढ़ने से पहले, अच्छा वो मुझे याद आ गया, यहां पर एक टेबल है। इस टेबल में इंडिया में जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अलग अलग जगह करी जाती है उनको किस किस नाम से बुलाया जाता है उसके बारे में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट तक चले जाएं तो वहां पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिपा कहा जाता है। मणिपुर में पमलाऊ कहा जाता है।
अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो वहां पे झुमिंग कहा जाता है, अगर आप मध्य प्रदेश चले जाएं तो वहां बेवार या फिर दहिया कहा जाता है, और अगर आप आंध्र प्रदेश चले जाएं तो वहां के जो किसान प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं वहां पे इसका नाम होता है पोडू या फिर पेंडा। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें झूमिंग। झूमिंग आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो किसान प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है उसे क्या कहते हैं। ये हो गई हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ। इंटेंसिव, इंटेंसिव अग्रेसिव। देखिए बेसिकली क्या होता है, इस टाइप की फार्मिंग वहां करी जाती है जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना है, तो इसीलिए इंडिया में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जाती है। हमारे वहां पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पॉपुलेशन का प्रेशर इसलिए भी ज्यादा आ जाता है किसान के ऊपर क्योंकि हमारे वहां राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। क्या मतलब है इसका, आइए मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये एक खेत है और ये खेत एक अंकल का था जिनका नाम था रामलाल। ठीक है, अब हुआ क्या कि रामलाल के 4 लड़के हुए। रामलाल के 4 लड़के हुए। तो पहले क्या होता था, रामलाल जी खेती करते थे और पूरे खेत का जो आउटपुट आता था वो रामलाल जी यूज करते थे, उसको बेचते थे, उससे पैसा कमाते थे। लेकिन राइट ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि रामलाल जी के खेत जो हैं उनके खत्म होने के बाद इनके चारों बच्चों में बटेगा, इक्वली बटेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो खेत इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब पहले वाले आदमी के पास छोटा सा हिस्सा आएगा, दूसरे वाले के पास भी छोटा हिस्सा आएगा, तीसरे वाले के पास भी छोटा आएगा और चौथे वाले के पास भी छोटा है। अब प्रॉब्लम कब होगी, जब इनके भी बच्चे होंगे। अगर मान लीजिए ये चौथे नंबर वाले आदमी के 2 बच्चे हो जाते हैं तो जी चौथे नंबर का जो बॉक्स है यानी चौथे नंबर का जो खेत है अब इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे और हर बच्चे को इतना सा एरिया मिलेगा, हर बच्चे को इतना सा एरिया मिलेगा। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती है लैंड का टुकड़ा छोटा छोटा होता जाता है, बढ़ते 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 वो इतना छोटा हो जाता है कि एक किसान उसमें उगाकर, उसमें एग्रीकल्चर कर कर अपने अपने खुद का पेट नहीं भर सकता, बेचने की बात तो दूर की हो जाती है। तो इसी के कारण जो छोटा भी टुकड़ा होता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाता है किसान के ऊपर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब इंटेंसिव फार्मिंग करनी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेड़ भरना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई साहब यहां पर सबसे पहले तो किसान क्या करता है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी किसान बहुत सारी लेबर को एम्प्लॉय करता है। अब अगर मुझे इस खेत से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर नौकरी पर रखूंगा, वो सब काम करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको बेच के पैसा कमाएंगे। इंटेंसिव फार्मिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो एक काम और कर सकते हैं। क्या काम ये कर सकते हैं कि हम लोग इसमें बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल करें, हम लोग इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, हम लोग इसमें इरिगेशन करने की व्यवस्था कर दें। भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए, मैं चाहता हूं इस खेत से ज्यादा फसल निकले, मैंने केमिकल डाल दिए, मैंने इरिगेशन करने के लिए मशीनें लगा रखी, बोरवेल खोद के अंडरग्राउंड पानी निकाल रहा हूं। बस यहां पर टारगेट होता है मैक्सिमम आउटपुट, चाहे उसके लिए किसी भी लेवल तक जाना पड़े। ये हो गई आपके सामने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इज दैट क्लियर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कमर्शियल फार्मिंग। देखिए कमर्शियल फार्मिंग को और इंटेंसिव फार्मिंग में वैसे एक बारीक सा डिफरेंस है। इंटेंसिव फार्मिंग में भी किसान ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करने की कोशिश करता है। कमर्शियल फार्मिंग में भी यही होता है, पर दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कमर्शियल फार्मिंग जो होती हैं ये एक तरीके का बड़ा बिजनेस बन चुकी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन तक इसमें कूद चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आशीर्वाद आटा, अब आशीर्वाद आटा ब्रांड बन चुका है, अब आटा के लिए उनको गेहूं चाहिए, तो इनके खुद के खेत होते हैं। अब इस खेत पे आपको पता है कि अब ये जो खेत है यहां पे कमर्शियल लेवल पे काम चल रही है, बड़ी सी कंपनी का एक खुद का खेत है, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे केमिकल्स यूज हो रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत मॉडर्न होंगी या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया गेट राइस, अब चावल किसान भी उगा रहा था लेकिन अब यहां पे ये चावल एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी उगा रही है। तो जब इस तरीके की फार्मिंग में कंपनीज, इंडस्ट्रीज ये सब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। यहां पे और एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, किसान कोशिश करता है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना। ऑब्वियस ही बात है भाई, जितना बड़ी कंपनी इन्वॉल्व हो जाएगी उनके पास मनी पावर उतना ज्यादा होगा। हो सकता है वो ब्राजील से सीड्स मंगा लें, हो सकता है वो मैक्सिको से सीड्स मंगा लें। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज होते हैं, इरिगेशन की खतर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है।
साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसमें यानी कि कमर्शियल फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग में एक डिफरेंस और ये है कि जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पे होती है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण किसान छोटी सी पीस ऑफ लैंड पर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो ये लार्ज लैंड होल्डिंग्स पर होती है। इन कंपनीज के पास बहुत बहुत पैसा होता है, ये बड़ी बड़ी जमीन खरीद लेते हैं और उसके ऊपर ये काम करते हैं। तो ये हो गई हमारी कमर्शियल फार्मिंग। देखिए कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो एरिया से एरिया डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग राइस की बात करें तो राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में। लेकिन अगर आप ओडिशा चले जाएं तो वहां पर राइस जो है वो सबसिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि ओडिशा में जो किसान है वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए राइस उगाता है। वहां पे आप हाई लेवल पे आप इतने बड़े 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 खेत नहीं होते हैं ओडिशा में। लेकिन अगर आप हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहां पर कमर्शियल लेवल पे राइस उगाया जा रहा है। तो यहां पर हो गई हमारी तीन तरीके की फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग और उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग। आई होप आप लोग को ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक चीज और बताने चाहते हैं आपको प्लांटेशन के बारे में। देखिए प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन भी एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग ही होती है, बस इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप को उगाया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप की। तो यहां पे मैंने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ओनली अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। सिर्फ एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आसाम और नॉर्थ बंगाल में टी उगाई जाती है, टी का प्लांटेशन किया जाता है। अगर आप कर्नाटका चले जाएं तो वहां पे कॉफी उगाई जाती है। तो एक ही टाइप की क्रॉप बड़ी बड़ी एरिया पे जब आप उगाते हो तो उसे कहते हैं प्लांटेशन। इज दैट क्लियर? अब देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है। हम ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहां पे हमारे वहां अलग अलग सीजन अवेलेबल है। हम लोग ऐसी लोकेशन पे रहते हैं हमारे वहां अलग अलग टाइप की मिट्टियां मौजूद है। लेटेराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, हर तरीके की सॉइल हमारे वहां आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। जिसके कारण इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। आप अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके की क्रॉप उगा सकते हो। अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करो, सऊदी अरेबिया में पूरे साल एक जैसा सीजन रहता है, गर्मी। अगर आप लोग मान लीजिए एंटार्क्टिका चले जाए तो वहां पूरे साल एक जैसा सीजन रहता है, ठंडी। लेकिन इंडिया में सीजन अलग अलग होते हैं, इंडिया में मिट्टी अलग अलग है, जिसके कारण हम अलग अलग टाइप की क्रॉप को उगा सकते हैं। तो यही बात यहां पे बताई गई है कि अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो वो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस यानी कि क्लाइमेट पे तो डिपेंड होती ही होती है, साथ ही साथ टोपोग्राफी पे भी डिपेंड होती है। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड टेरेन। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में आपको अलग अलग लैंड टेरेन देखने को मिल जाएगी, कहीं हिल है तो कहीं वैली है, कहीं प्लेट्यू है तो कहीं प्लेन है। तो ये भी चीज हमारे वहां डिपेंड करती है। साथ ही साथ मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की सॉइल भी रहती है। तो इसी आधार पे हम क्रॉपिंग सीजन को इंडिया में तीन उसमें बांट सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है राबी क्रॉप, राबी क्रॉप्स के बाद आ जाता है खारिफ क्रॉप, और खारिफ क्रॉप के बाद आ जाता है जैद क्रॉप्स। मैं एक पेज के अंदर आपको राबी और खारिफ के बीच में डिफरेंस बता दूंगा। तो चलिए आप लोग रेडी हैं? तो मैं आप लोग को यह बता रहा था कि इंडिया में जितने भी सीजन हैं आप उनको चार ग्रुप में बांट सकते हो। दिसंबर से जनवरी के बीच में चलता है विंटर सीजन, मार्च से मई के बीच में चलता है समर सीजन, जून से अगस्त के बीच में चलता है मॉनसून सीजन, और सितंबर से अक्टूबर नवंबर के बीच में चलता है ऑटम सीजन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं राबी क्रॉप्स की। राबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनको कम से कम पानी चाहिए। ठीक है, राबी क्रॉप्स वो होती है जिनको कम से कम पानी चाहिए। तो इसलिए राबी क्रॉप को हम लोग मॉनसून में नहीं उगाएंगे, क्योंकि मॉनसून में तो बारिश होगी, इसको कम पानी चाहिए। तो राबी क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, विंटर से पहले सोन कर देते हैं, यानी कि इसका बीज मिट्टी में डाल देते हैं विंटर से पहले। ठीक है, और हम क्या करते हैं, मॉनसून के आने से पहले ही हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उसकी फसल को हम काट देते हैं। सोन का मतलब होता है बीज डालना, और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल को काटना। इज दैट क्लियर? तो राबी क्रॉप को क्योंकि कम पानी चाहिए रहता है तो हम विंटर से पहले उसका बीज डालते हैं, और मॉनसून आने से पहले, पानी क्योंकि कम चाहिए तो मॉनसून आने से पहले हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? कौन कौन सी आपको राबी क्रॉप्स के नाम याद रखने हैं? जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया और पीस हो गया। सबसे ज्यादा राबी क्रॉप्स कहां उगाई जाती हैं? ये इंडिया की कुछ स्टेट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये हो गई हमारी राबी क्रॉप। अब आती है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो होती है जिनको बहुत सारा पानी चाहिए रहता है।
ठीक है, इवन इतना पानी चाहिए रहता है, कई बार खरीफ क्रॉप के जो खेत होते हैं उनमें पानी भरा रहता है, घुटने घुटने तक पानी भरा रहता है, तो पानी बहुत सारा चाहिए। तो या तो मैं भाई नेचुरली पानी इस्तेमाल कर लूं, या तो मैं मैन मेड तरीके से पानी लाऊं, तालाब खोदूं, या फिर मैं नदी से निकलवा के लाऊं पानी, बोरवेल से निकालूं। तो पानी ज्यादा चाहिए तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मॉनसून सीजन से पहले ही इसका बीज डाल दो। बीज को पानी चाहिए, मानसून से पहले बीज डाल दो, मानसून में खूब सारी बारिश होगी, उसको पानी मिल जाएगा। तो मानसून से पहले इसका बीज डाल दिया जाता है, और हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग यहां पर हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि विंटर आने से पहले इसको हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये खरीफ क्रॉप हो गई। कौन कौन सी खरीफ क्रॉप के नाम याद रखने हैं आपको? राइस, मेज, जवार, बाजरा, पल्सेस, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट। कहां कहां आपको खरीफ क्रॉप देखने को मिलेंगी? आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वो स्टेट है जहां बारिश ज्यादा होती है, इसलिए यहां खरीफ क्रॉप उगाई जाती है। याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए रहता है, राबी क्रॉप्स को पानी कम चाहिए रहता है। जब मैं आपके जितना बड़ा था मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता था कि राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में डिफरेंस क्या है। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था खान, बिलाल खान। उसको बहुत प्यास लगती थी, और वो क्या करता था, अपनी बोतल नहीं लाता था, मेरी बोतल से पानी पीता था। तो खान को लगती है बहुत प्यास, इसीलिए खान से KHA निकाल लीजिए। जैसे खान को प्यास लगती है, वैसे खरीफ क्रॉप को बहुत प्यास लगती है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई राबी और खरीफ। आप बोलेंगे सर आपने तीसरी भी कही थी, जैद क्रॉप, उसके बारे में क्या? आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। जैद क्रॉप्स वो होती हैं जो राबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती हैं। किसान अक्सर हमारे इंडिया में ये भी होता है कि कुछ किसान क्या करता है, राबी भी उगाता है और खरीफ भी उगाता है। ठीक है, और बीच में जो टाइम मिलता है उसमें जैद क्रॉप उगा लेता है। जैद क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने बताता हूं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स वो होती हैं जो आप उगाते हो अपने कैटल्स को खिलाने के लिए, अपने मवेशियों को खिलाने के लिए, बेसिकली घास वगैरह। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई हमारी जैद क्रॉप। ये था हमारा क्लाइमेट का पार्ट 1। पार्ट 2 में बहुत जल्दी आपको अपलोड करूंगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर वेटिंग जरूर लिख के जाइएगा, ताकि मुझे पता भी तो चले कि मेरे बच्चे पार्ट 2 का वेट कर भी रहे कि नहीं। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।